नमस्कार विद्यार्थियों, दिग्गज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, अपन जो है पिछली कक्षाओं से ह्यूमन डिजीज जो है मानवीय रोग, जो कि सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग भी अपन उनको कह सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे जो हैं, वायरस है, अपने बैक्टीरिया हैं या अन्य प्रकार के जो भी सूक्ष्म जीव है, उनसे होने वाले जो रोग है मानव शरीर में, उनका अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो अब तक जो है अपन कई सारे जो रोग हैं जो वायरस द्वारा होते हैं उनका अपन अध्ययन कर चुके हैं। तो वायरल डिजीज के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन आज जो डिजीज जो है शुरू करने जा रहे हैं वो डिजीज है अपनी चेचक। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स और बड़ी माता। तो इसका क्या नाम है? स्मॉल पॉक्स है, परंतु इसको क्या बोलते हैं? बड़ी माता बोलते हैं। अब विद्यार्थियों आपने जो है या मैंने है अपने समाज में, अपने घर में ये जो बीमारी है इसके बारे में काफी सुना है। और चिकन पॉक्स जो है अगला एक अपना अन्य बीमारी है, उसको तो जो अपन ने देखा भी है, मतलब जो 90s के आसपास के जो हैं जिनका जन्म हुआ है 90s और 80 के बीच में, उन्होंने तो उस बीमारी को देखा भी है। स्मॉल पॉक्स है वो तो खैर नहीं देखा होगा, क्योंकि 1977 के बाद में जो है इस बीमारी का कोई भी जो मरीज है वो भारत में नहीं हुआ है, या चेचक जो है उसको नहीं हुई है, क्योंकि भारत से जो ये बीमारी है वो 1977 में इरिडिकेट हो चुकी है, उन्मूलित हो चुकी है। परंतु अपन ने सुना जरूर है, और कई अपने जो है बुजुर्ग हैं जो जिनका जन्म 1970 के पहले हुआ है, उनमें से कईयों को आपने देखा होगा कि उनके चेहरे पर कई सारे छोटे छोटे ऐसे दाग होते हैं। तो अपन ने कई बार अपन ने सोचा होगा कि ये कौन सी बीमारी है, किस कारण से, क्या इनको कोई स्किन इन्फेक्शन है या कोई अन्य बीमारी है। तो विद्यार्थियों, वो अगर त्वचा की संबंधित बीमारी नहीं है तो फिर वो दाग जो है वो किसके होते हैं? स्मॉल पॉक्स के होते हैं, बड़ी माता के होते हैं। क्योंकि बड़ी माता या जो स्मॉल पॉक्स है अपना, वो ऐसी बीमारी है जो क्या है कि लास्ट में जाते जाते अगर कोई संक्रमित हो गया तो वो अपना प्रभाव छोड़ जाती है, अपना मतलब ये आपको दिखा जाती है कि इस बीमारी से ये व्यक्ति संक्रमित हुआ था। तो उस व्यक्ति के चेहरे पर छोटे छोटे दाग जो है, स्पॉट्स जो है, वो हमेशा के लिए वो रह जाते हैं। मतलब उनके जो दाने होते हैं उन दानों के जो निशान हैं वो रह जाते हैं। तो स्मॉल पॉक्स जो है उसको बड़ी माता भी बोलते हैं और उसको एक शीतला भी बोलते हैं। अब विद्यार्थियों, शीतला जो नाम है वो शीतला माता जो अपन मानते हैं अपनी सोसाइटी में, जिनकी अपन पूजा करते हैं, माता जी का रूप है, उनसे संबंधित है। अब पुराने टाइम पे ये मान्यता थी कि ये जो बीमारी है स्मॉल पॉक्स जो है, बड़ी माता, ये शीतला माता जी के रुष्ट होने के कारण मनुष्यों में होती थी। ये अपनी धार्मिक मान्यता है, उसकी ओर अपन जाएंगे नहीं। बाकी अगर वैज्ञानिक रूप से देखें तो ये क्या एक वायरल डिजीज है, और धार्मिक अगर वो मान्यता तो है तो उसमें ये मानते हैं कि जो शीतला माता जो है अगर वो रुष्ट हो गई है तो बच्चों में या बड़ों में आमतौर पर ये बीमारी पाई जाती थी। एक बार ही होती थी जीवन में, उसके बाद इम्यूनिटी बन जाती थी, अपने शरीर में एंटीबॉडी बन जाती थी इसके प्रति, तो ये बीमारी दोबारा अपने शरीर में नहीं होती थी। परंतु एक बार जो है, जब तक ये रोग इरेडिकेट नहीं हुआ था उससे पहले जो है ज्यादातर बच्चे, परंतु वयस्कों को भी इस बीमारी से संक्रमित जरूर होते थे। तो शीतला भी कहते हैं, एक नाम ये भी है इनका, धार्मिक मान्यता है, उसकी तरफ अपन जाएंगे नहीं। परंतु साइंस के रूप में जो है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर अपन देखें तो वेरियोला वायरस जो है उसके कारण ये बीमारी होती है। अब इस बीमारी में संक्रमित कैसे होंगे व्यक्ति? वो है कि बीमारी ये स्किन के संबंधित, त्वचा से संबंधित बीमारी है। तो और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है अपना, श्वसन तंत्र, वो भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो रोगी के खांसने से, छींकने से और रोगी के आपस में संपर्क में आने से एक स्वस्थ व्यक्ति को यह बीमारी हो सकती है। अगर आप किसी रोगी जो है इसका
अपने परिवार में सपोज करें कोई संक्रमित हो गया है, तो अगर वो खांसता है, छींकता है या उसका कोई श्वसन के साथ का जो पदार्थ है, कोई बलगम वगैरह है इस तरह का निकलता है, तो उसके संपर्क में आने से भी ये बीमारी हो जाती है। दूसरा, अगर वो व्यक्ति से अपन सीधे संपर्क में आ जाएं, डायरेक्ट संपर्क में आए, जैसे किसी को गले लगा लिया, हाथ मिला लिया, कि उसकी स्किन से अपन छू गए, टच में आ गए, तो भी ये बीमारी हो सकती है। या उस व्यक्ति के उपयोग की गई वस्तुएं जो हैं, अपनी जो आर्टिकल्स है या कोई भी वस्तु है, जैसे उसके बिस्तर हो गए, उसकी कोई निजी वस्तुएं हैं, तो उनके संपर्क से भी यह बीमारी फैल सकती है। तो मुख्य तौर पर जो है क्या हुआ, इसका फैलने के क्या तरीके हैं कि एक तो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो है अपने श्वसन की जो प्रक्रिया है, जैसे खांसने की, छींकने की, इस तरह से फैल सकता है। दूसरा, पेशेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो अपना, या इनडायरेक्टली उसकी जो वस्तुएं हैं, उनकी जो चीजें हैं पेशेंट की, उनके थ्रू अगर अपन कांटेक्ट में आ गए या संपर्क में आ गए, तो उससे ये बीमारी अपन को फैल सकती है। या डायरेक्टली अपन जो है पेशेंट के संपर्क में, रोगी के संपर्क में आ गए हैं, तो ये बीमारी अपन को हो सकती है। तो सीधा सा अर्थ है कि छूने वाली बीमारी है, छूने से फैलती है। अब हो गए फैलने का अपना हो गया कि संक्रमण किससे होगा, प्रभावित क्या होगा, पूरा शरीर जो है, आपकी पूरी बॉडी वो इससे प्रभावित होती है, क्योंकि दाने पूरे शरीर पर होते हैं। थकान होती है, कमजोरी होती है, बुखार होती है, उल्टियां हो सकती है, दस्त हो सकती है, कमजोरी होगी, चल फिर नहीं सकते आप, तो सर दर्द रहेगा, पूरे शरीर में दर्द रहेगा। तो ये सारी चीजें, यानी पूरा शरीर जो है इस बीमारी के कारण क्या होता है, प्रभावित होता है। अब लक्षण क्या होंगे, बुखार होगा, सिर दर्द होगा, जुकाम भी होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, छींकने से, खांसने से भी ये बीमारी फैल रही है। इसका मतलब है कि आपका जो श्वसन तंत्र है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो भी बिगड़ेगा। तो आपको जुकाम भी हो सकता है, खांसी भी हो सकती है। त्वचा पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका सिम्टम्स है, वो है स्किन पर लाल दाने होना। अब लाल दाने चिकन पॉक्स में भी होते हैं, लाल दाने जो हैं स्मॉल पॉक्स में भी होते हैं, परंतु दोनों के लाल दानों में अंतर होता है। स्मॉल पॉक्स के जो लाल दाने होते हैं वो थोड़े साइज में चिकन पॉक्स के जो रेड स्पॉट्स होते हैं उनसे थोड़े से बड़े होते हैं। और चिकन पॉक्स वाले दाने जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े घने होते हैं शरीर पर, क्योंकि साइज में छोटे हैं तो अपन को घने घने दिखेंगे, और इसके साइज में थोड़े से बड़े होते हैं तो अपन को थोड़े से दूर दूर से दिखेंगे। तो ये अंतर होता है इसमें दोनों में। तो ये जो दाने हैं वो मुंह से और अपनी जीभ वगैरह है इससे शुरुआत करेंगे, उसके बाद आपके धड़, शरीर, पीठ से होते हुए पैरों तक चले जाते हैं। तो यानी पूरे शरीर में ये दाने हो जाते हैं। तो इसकी क्या होती है, दाने होने, इस बीमारी के फैलने की भी 3 स्टेज होती है। जैसे मैं आपको अपन उसको बांट सकते हैं उसमें कि पहली क्या हो गई, एक तो सबसे पहले तो हो गया आपका रेड स्पॉट होना, लाल दाने हो गए शरीर पर, छोटे छोटे से लाल दाने हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, उन दानों में फ्लूइड, पानी, साफ पानी जो है वो भर जाता है, फ्लूइड उसमें भरना। और तीसरा क्या है, दानों का फूटना, सूख कर फूटना, दानों का फूटना। तो ये दाने होने की जो स्टेज है, दाने होने की जो प्रक्रिया है, स्पॉट्स होने की, उसको अपन ये मान सकते हैं कि सबसे पहले शरीर में दाने होते हैं, रेड स्पॉट्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद धीरे 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 क्या हो गए, वो फफोलों में बदल जाते हैं। जैसे घाव का रूप होता है फफोले, फफोले में बदल जाते हैं। इसमें क्या अपन को साफ दिखता है कि इसमें कुछ भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। फिर उसके बाद क्या होगा, उन फफोलों में क्या होती है, मवाद भर जाती है, मतलब मवाद भर जाती है। मवाद भर के फिर क्या होते हैं, वो घाव में बदल जाते हैं, छोटे छोटे घाव में बदल जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जब सुधार आने लग जाएगा, बीमारी का असर कम होने लग जाता है, तो वो क्या हो गए, धीरे धीरे सूख जाते हैं, पपड़ी के रूप में आ जाते हैं। और लास्ट में जो है वो दाने किसी किसी व्यक्ति के या किसी मरीज के निशान भी छोड़ जाते हैं। और ज्यादातर निशान कहाँ छोड़ते हैं, अपने फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर। तो क्या होते हैं, जल स्पॉटों में बदल जाएंगे जो दाने हैं उनमें, फिर उनमें फ्लूइड भर जाएगा। सूखने पर जो है दाने शरीर पर निशान छोड़ जाते हैं। ये रोग जीवन में एक ही बार होता है,
पहले जिसको भी होता था, अब तो होता नहीं, उन्मूलित हो चुका है, परंतु जिसको भी होता था पहले वो जीवन में एक ही बार होता है। जो अपने स्मॉल पॉक्स है या ज्यादातर जो अपनी वायरल डिजीज है, अधिकतर कई डिजीज जो हैं वो जीवन में एक ही बार होती है, क्योंकि उसके बाद अपने उसमें क्या होती है, शरीर में इम्यूनिटी बन जाती है, अपने शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है, प्राकृतिक रूप से प्रतिरक्षा डेवलप, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इस कारण से दोबारा क्या होता है, वो रोग जो है अगर अपन संक्रमित होंगे तो वो इतना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा जितना प्रथम बार में दिखा रहा है, नगण्य प्रभाव होगा उसका। तो इसलिए एक बार हो गया, दोबारा नहीं होगा। तो सबसे पहले जो टीका बना था वो इसी बीमारी का बना था। सबसे पहले जो वैक्सीन बनी थी वो स्मॉल पॉक्स की ही बनी थी, जिसे एडवर्ड जेनर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इम्यूनिटी साइंस या फादर ऑफ यानी पिताजी बोलते हैं इनको, फादर यानी प्रतिरक्षा तंत्र जो अपना साइंस है, प्रतिरक्षा साइंस, उसका जनक बोलते हैं, उसके फादर बोलते हैं, फादर ऑफ इम्यूनिटी साइंस। कौन है? एडवर्ड जेनर। तो इन्होंने ही पहली वैक्सीन बनाई थी, और किसकी बनाई थी? स्मॉल पॉक्स की, बड़ी माता की। तो ये जो रोग है ये अब उन्मूलित हो चुका है, भारत से भी और पूरे संसार से भी ये रोग क्या हो सकता है, इरिडिकेट हो चुका है। भारत से 1997 में हो चुका है तथा पूरे संसार से 1980 में WHO ने ये घोषणा कर दी कि स्मॉल पॉक्स जो है अब इस संसार में नहीं हो रहा है, नहीं फैल रहा है, ये बीमारी अब खत्म हो चुकी है। तो 1997 के बाद इंडिया में कोई भी केस स्मॉल पॉक्स का नहीं आया है, यानी अपन ने इस बीमारी पर विजय पाली है, इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया है। कुछ जगह इसके वायरस हैं, कुछ लैब में एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है वो जरूर रखे गए हैं, बाकी नेचर में इसका कोई वायरस या जो है वो मौजूद नहीं है। अब चेचक जो है एक गंभीर जानलेवा बीमारी है, अगर किसी को हो सकती है जान भी जा सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। गंभीर जब उसमें अवस्था में रोगी पहुंच जाता है तब स्थायी निशान छोड़ जाते हैं, ये अपन ने देखा ही है। प्राकृतिक रूप से होने वाला आखिरी मामला जो है वो 1997 में सामने आया था। उसके बाद जो है चेचक का कोई जो है रोगी जो है वो सामने नहीं आया। इसके लक्षण है जो वायरस के संपर्क में आने के बाद में 12 से 14 दिनों बाद अपन को दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर अपन इन्फेक्टेड हो गए तो अपने शरीर में जो इसके सिम्टम्स हैं वो नेक्स्ट 12 से 14 दिन, यानी इन्फेक्टेड होने के बाद में, जैसे आप 1 तारीख को इन्फेक्टेड हुए तो 14 या 15 तारीख के बाद जो है अपने वो सिम्टम्स आपके शरीर में दिखाई देने लग जाएंगे। एकदम से इसके सिम्टम्स नहीं आते, ऐसे नहीं आते कि आज इन्फेक्टेड हुए वायरस से और कल ही अपन बीमार हो जाएं, सिम्टम्स दिख जाए। ये अपन ने देख ही लिया कि सबसे पहले मुंह और जीभ से शुरू होते हैं, फिर चेहरे पे फैल के, उसके बाद जो दाने जो हैं वो धड़ पर होते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। चेचक का टीका, बचाव जो है इसका वो एक ही है, क्योंकि कोई इलाज है नहीं, केवल बचाव है, वो है चेचक की वैक्सीन जो बनाई थी एडवर्ड जेनर ने। और संक्रमित व्यक्ति से जो है आप दूरी बनाए रखें, उससे सैनिटाइजेशन बनाए रखें अपना, जो भी अपने कोई रोगी हो शरीर में। अब तो खैर ये रोग होता नहीं है, परंतु इस तरह की अगर कोई बीमारी होती है जैसे चिकन पॉक्स होता है, तो उस केस में ये है कि आप मरीज है उससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं, अपनी स्वच्छता को बनाए रखें, उसकी वस्तुओं के उपयोग में आने से बचें, खांसने छींकने से मास्क लगाएं ताकि दूसरे सदस्यों में जो है ये रोग नहीं फैले। तो बड़ी माता अपन ने पढ़ी, स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं वायरस डिजीज है, वेरियोला वायरस के कारण होती है। अपन को जो याद रखना है वो है कि वायरस डिजीज है, वेरियोला वायरस के कारण होती है। कब ये उन्मूलित हुई? 1977 में। अब ये रोग जो है वो संसार में कहीं भी नहीं पाया जाता है, संसार से ये रोग मिट चुका है। और भारत में जो है स्मॉल पॉक्स को कंट्रोल करने का जो प्रोग्राम चलाया गया था वो चलाया गया था 1962 में स्टार्ट किया था, तथा 1977 में भारत ने इस बीमारी को सफलतापूर्वक उन्मूलित कर दिया गया है। 23 अप्रैल 1997 को WHO ने यह घोषणा करी कि भारत जो है वो चेचक से
मुक्त हो गया है, यानी भारत में अब चेचक नहीं पाया जाता है। तथा 8 मई 1980 को WHO ने फिर एक घोषणा करी कि संसार जो है वो चेचक से मुक्त हो गया है। अब ये बीमारी जो है किसी भी रोगी को नहीं होती है। तो अब इस बीमारी को जो रोगी है वो देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, ये है कि जो अपने कई बुजुर्ग हैं जो 1970 से पहले जिनका अगर जन्म हुआ है, उनमें जरूर उनके चेहरे पर जो अगर कोई चेचक है किसी टाइम संक्रमित हुए होंगे तो उनके वो स्पॉट्स आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो है ये बीमारी अब नहीं होती है। तो अपन को याद क्या रखना है, इसमें किस कारण से होती है? वायरस डिजीज है, प्रभावित पूरा शरीर होता है। मुख्य जो है वो रेड स्पॉट्स है, लाल दाने जो होते हैं वो इसका की पॉइंट है, मुख्य सिम्टम्स है। बाकी जो सिम्टम्स है वो बुखार, खांसी, सर दर्द, बदन दर्द, वो अमूमन जो और बीमारियों में होते हैं वैसे के वैसे ही हैं। और मेन जो है इसका जो है 1997 जो है भारत जो है इससे मुक्त हो चुका है। और इसको क्या बोलते हैं? शीतला भी बोलते हैं, बड़ी माता भी बोलते हैं और चेचक भी बोलते हैं, और जो है स्मॉल पॉक्स भी अपन बोलते हैं। अब अपन ने एक चीज जो है अपन ने देखी वो है प्रतिरक्षा। एक वर्ड जो है बार बार आ रहा है अपना, इम्यूनिटी। थोड़ा सा अपन इसके बारे में देख लेते हैं आगे का नेक्स्ट अपना जो डिजीज पढ़ने से पहले, कि प्रतिरक्षा जो है वो अपन किसे कहते हैं? इम्यूनिटी पावर। तो विद्यार्थियों, कई बार अपन ने देखा होगा कि कई सारी जो अपनी बीमारियां हैं, कई सारी अपनी जो डिजीज है वो अपन को जीवन में सिर्फ एक बार होती है। जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, चेचक हो गया, कई बीमारियां जो है वो अपन को जीवन में एक बार होती है। उसके बाद क्या वो बीमारियां अपना प्रभाव शरीर में नहीं दिखाती है। क्यों नहीं दिखाती है? क्योंकि जो अपना प्रतिरक्षा तंत्र है वो उस बीमारी को जान लेता है, समझ लेता है, उसके प्रति अपने एंटीबॉडीज बना लेता है। तो जब भी ये दूसरी बार जो है उसके वायरस से, बैक्टीरिया से अपन संक्रमित होंगे तो वो उसका प्रभाव जो है अपने शरीर पर वो नहीं पड़ेगा। तो अब प्रतिरक्षा जो है वो किसे कहते हैं? शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, एबिलिटी टू फाइट डिजीज, रोगों से लड़ने की क्षमता। तो प्रतिरक्षा जो है, जिस तरह से अपने शरीर में बहुत सारे जो अन्य जो सिस्टम है, तंत्र चलते हैं, जैसे श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, डाइजेशन वाला अपना सिस्टम हो गया, तो उसी तरह जो है एक तंत्र अपने शरीर में यह भी है, प्रतिरक्षा। अपने शरीर को इस तरह बनाया है प्रकृति ने कि आप रोगाणुओं से, बीमारियों से लड़ भी सको खुद भी। ऐसा नहीं हो कि सारी बीमारियों का इलाज जो है वो दवाइयां ही हैं, नहीं, शरीर भी कुछ बीमारियों को जो है वो ठीक करता है अपना प्रतिरक्षा, अपना तंत्र के द्वारा। तो प्रतिरक्षा क्या होती है? शरीर से रोगों से लड़ने की क्षमता को अपन क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, प्रतिरक्षा बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी जो है पार्ट निभाते हैं? इसमें वो हो गया आपका WBC, T4 लिम्फोसाइट्स और बीटा सेल्स। ये जो है ये तीनों जो हैं वो अपने प्रतिरक्षा तंत्र को बनाती है। तो प्रतिरक्षा क्या होती है? शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को अपन प्रतिरक्षा बोलते हैं। अब प्रतिरक्षा जो होती है वो क्या होती है? एक तो मिलती है अपन को जन्मजात, और एक अपन को क्या होती है जीवन काल के दौरान हासिल करनी पड़ती है या हासिल होती है। तो एक तो होती है अपनी जन्मजात, और एक होती है अपनी अर्जित। जिस तरह से अपनी बीमारियों को अपन ने देखा कि बीमारियां दो प्रकार की होती है, एक होती है जन्मजात वाली होने वाली बीमारियां, एक होती है जिन बीमारियों को अपन पूरे जीवन काल के दौरान अर्जित करते हैं या उपार्जित करते हैं, यानी अपन उनसे संक्रमित होते हैं। तो उसी तरह प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की होती है। एक प्रतिरक्षा आपके जन्म के साथ ही आपको मिल जाती है, एक प्रतिरक्षा जो है आपको जीवन में आगे जैसे जैसे आप संक्रमित होते जाएंगे और या
बाहर से आपको कृत्रिम रूप से प्रतिरक्षा देके आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जाएगा, बूस्ट किया जाएगा, तो वो कहलाती है अर्जित या उपार्जित प्रतिरक्षा। जन्मजात में जो होता है आपकी स्किन आ गई, एक आगे आपकी आईज, एक आगे आपकी आईलिड। ये कुछ अंग जो हैं वो आपकी जन्मजात प्रतिरक्षा को दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? त्वचा, त्वचा आपकी प्रतिरक्षा के रूप में, आपके बचाव के रूप में कार्य करती है। दूसरा, आपकी आंखें, आपके आंखों से निकलने वाले आंसू, जैसे कि आपके अपने आंखों में क्या होता है, कई बार कोई कचरा चला गया, कोई मच्छर मक्खी कुछ भी घुस गया, तो अपन क्या होते हैं, तुरंत प्रभाव से आंसू आते हैं और आंसू के द्वारा क्या होते हैं, वो चीजें बाहर निकल जाती है। तो वो भी एक प्रतिरक्षा करने का एक तरीका है शरीर का। तो आंखें, आईलिड, कई बार अपन ने देखा होगा कि कुछ चीज अपनी आंखों में घुसने वाली होती है तो अपन फट से अपनी आंखें क्या होती है, बंद हो जाती है। तो अपनी पलकें भी क्या होती है, एक तरह से नेचुरली प्रतिरक्षा को दर्शाती है, प्रतिरक्षा तंत्र की तरह कार्य करती है। तो ये होती है अपनी जन्मजात प्रतिरक्षा। और अर्जित होने वाली जो प्रतिरक्षा है वो होती है जिसको अपन जीवन काल के दौरान जो है वो अर्जन करते हैं। अब वो नेचुरली भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। अब इसमें क्या होगी, ये दो प्रकार की होती है, एक होती है सक्रिय, एक होती है निष्क्रिय। एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। अब सक्रिय जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक होती है नेचुरल प्राकृतिक, और एक होती है कृत्रिम। एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। और इसी तरह जो निष्क्रिय होती है अपनी एक्टिव सक्रिय जो इम्यूनिटी होती है वो भी होती है एक प्रकार की प्राकृतिक और एक प्रकार की होती है नेचुरल, कृत्रिम, आर्टिफिशियल। तो प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, एक जन्मजात होती है, एक होती है आपकी अर्जित या उपार्जित। अब अर्जित और उपार्जित जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है सक्रिय, एक होती है निष्क्रिय। अब सक्रिय में भी एक होती है नेचुरल, एक होती है कृत्रिम, और निष्क्रिय में एक होती है प्राकृतिक और एक होती है कृत्रिम। अब सक्रिय क्या होगी, सक्रिय वो होगी जिसमें आपका शरीर इन्वॉल्व रहता है, खुद जो है अपने आप जो है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी, एंटीजन अपन ने देख लिया कि क्या चीज होती है। एंटीजन जो होते हैं वो रोग कारक होते हैं, एजेंट जो एंटीबॉडी को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो एंटीजन होते हैं वो बाहर से अपने शरीर में प्रवेश करते हैं, और एंटीबॉडी होती है वो एक अपने शरीर की प्रतिरक्षा करने का एक यूनिट है, एक लक्षण है जो बॉडी प्रदर्शित करती है। दोनों एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, इनके बारे में अपन ने पहली क्लास में पहले भी पढ़ लिया है। तो क्या होती है, एक तो ये जो सिद्धांत होता है अर्जित और उपार्जित वाला, वो एंटीबॉडी और एंटीजन जो है उसके ऊपर या उसके एंटीजन एंटीबॉडी जो होती है उस पर बेस्ड है। एंटीबॉडी एंटीजन सिद्धांत पर बेस्ड है कौन सा, सक्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी। ये किस पे बेस्ड है, एंटीबॉडी एंटीजन थ्योरी पर बेस्ड है। क्यों, क्योंकि सक्रिय में क्या होता है कि जो एंटीबॉडी जो है वो शरीर बनाता है अपने आप। अब उसमें क्या होता है, प्राकृतिक में क्या होगा, जैसे आप किसी डिजीज से इन्फेक्टेड होते हो प्राकृतिक रूप से, कोई बीमारियां अगर आपको हो जाती है, जैसे आपको स्मॉल पॉक्स हो गई या अन्य भी कोई बीमारियां हैं किसी एजेंट के द्वारा हो गई जो अपन को होती रहती है बीमारियां, तो उस स्थिति में क्या होता है, शरीर स्वयं एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल सक्रिय प्रतिरक्षा, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटीज क्या बोलते हैं। जब ये नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप से जो है अपन किसी बीमारी से संक्रमित होते हैं, उसके कारण जो होने वाली प्रतिरक्षा है वो क्या बोलते हैं उसको अपन प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। और एक होती है जब अपन कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से
अपने आप को बीमार करते हैं या अपने आप को संक्रमित करते हैं, तब जो प्रतिरक्षा होती है अपनी, उसको बोलते हैं अपन कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। वो कैसे होती है कि अपन जो वैक्सीन लगाते हैं, जो भी टीका लगाते हैं, वो टीके में क्या होते हैं, एजेंट होते हैं, रोग कारक होते हैं, परंतु उनको अपन क्या कर रहे हैं, कृत्रिम रूप से शरीर में प्रवेश करवा रहे हैं। एंटीबॉडी दोनों केस में क्या हो रही है, शरीर में ही बन रही है, परंतु एक केस में क्या हो रही है कि नेचुरली अपन किसी बीमारी से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उसमें अपना कोई योगदान नहीं है, प्रकृति के द्वारा अपन इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो अपनी वो कहलाती है, उसके बाद जो बनने वाली प्रतिरक्षा वो कहलाती है प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। तथा एक जो है अपन कृत्रिम रूप से जो रोग कारक है, एजेंट है, जैसे कि अपन टीके लगाते हैं बच्चों को या अपन लगाते हैं वैक्सीन, तो उसके द्वारा जो अपन एजेंट है वो कहां प्रवेश करवा रहे हैं, शरीर में, तो उसके कारण जो एंटीबॉडी, जो प्रतिरक्षा अपनी उत्पन्न होगी, उसको बोलेंगे अपन कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। इसका मतलब है कि सक्रिय प्रतिरक्षा में जो अपना शरीर है वो स्वयं भी सम्मिलित होता है, मतलब सक्रिय होता है, खुद बनाता है अपनी एंटीबॉडी शरीर के अंदर। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, एंटीबॉडी तो बनती है, परंतु एंटीबॉडी जो है वो अपन बाहर से प्रवेश करवाते हैं शरीर में। इस प्रक्रिया में शरीर जो होता है वो निष्क्रिय होता है। इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा अपनी निष्क्रिय प्रतिरक्षा, उसमें शरीर जो है वो निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है, मतलब वो खुद ही नहीं, उसको बाहर से आप एंटीबॉडी दे दो तो वो प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी चलती है। अब नेचुरल तरीके से, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान बच्चे को मां के द्वारा कोई एंटीबॉडी मिल जाती है, या पैदा होने के बाद, जन्म के बाद मां के दूध से जो बच्चे को एंटीबॉडी मिलती है वो कहलाती है प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और कृत्रिम में क्या होगा, अभी एक डिजीज आई थी अपनी कोरोना, उस टाइम एक उसमें आया था एक अपना कोरोना का प्लाज्मा ट्रांसप्लांटेशन आया था, एक बीमारी का इलाज का एक प्रकार था कोरोना का, कि रोगियों को प्लाज्मा जो है, एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा के थ्रू वो दी जाए बाहर से, तो वो क्या कहलाती है, कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। प्लाज्मा की जो अपन को दिया गया था कोविड के दौरान रोगियों को बाहर से, तो वो एंटीबॉडी किसके द्वारा दी गई थी, प्लाज्मा के द्वारा। तो क्या हो गया कि प्राकृतिक में तो है एंटीबॉडी जो है, भले शरीर निष्क्रिय है, परंतु किससे मिल रही, नेचुरली तरीके से मिल रही है व्यक्ति को। और एक होती है कृत्रिम रूप से, जैसे प्लाज्मा अपन दे रहे हैं उसमें एंटीबॉडीज है, तो वो अपन क्या होगी, अपनी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो ये अपनी प्रतिरक्षा संक्षिप्त रूप से अपन ने थोड़ा सा इसको समझ लिया, क्योंकि बार बार ये चीज जो है वो अपने आ रही है कि इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी है। तो इम्यूनिटी जो है ये होती है इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी का सिस्टम है, अपना शरीर की प्रतिरक्षा करने का जो तरीका है, प्रतिरक्षा का जो सिस्टम है अपना इम्यूनिटी सिस्टम, वो ये है, दो प्रकार की होती है। तो ये अपन ने अच्छी तरह समझ लिया। अब अपन चलते हैं अपने अगले वायरल डिजीज की तरफ। अब दूसरा अभी अपन ने पढ़ा बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। अब जो अपनी बीमारी अगली वो है छोटी माता। और इसका अब इससे ये अर्थ आप मत लगाना कि यार छोटी माता है इसका मतलब स्मॉल होगा या स्मॉल पॉक्स बोलेंगे, नहीं, इसमें उल्टा है। स्मॉल पॉक्स को अपन बोलते हैं बड़ी माता और छोटी माता को क्या बोलते हैं अपन, चिकन पॉक्स। अब इस बीमारी जो है, इसका जो है वो जो व्यक्ति है जो 80 और 90 के बीच जो पैदा हुए हैं, उनको ये बीमारी जरूर 100% बाल्यावस्था में हुई होगी एक बार, बिल्कुल। 80 और 90 के दौर के जो बच्चे हैं, मैं खुद भी हूं, तो शायद मुझे भी हुई होगी, मुझे इतना ज्ञान है नहीं, मेरे माता पिता को होगा, परंतु ये बीमारी जो है 80-90 के जो है पैदा हुए हैं जो बच्चे हैं, उनको ये बीमारी एक बार जीवन काल में जरूर हुई होगी। मैंने खुद ने भी देखा है, मेरे से जो छोटे वाले जो अपने परिवार के सदस्य हैं, उनको ये इस बीमारी से इन्फेक्टेड होते हुए एक बार जरूर ये डिजीज जो है मेरे खुद को भी हुई थी। जब मैं बड़ा हुआ 10वीं क्लास में था, उस टाइम पे भी मैं इस बीमारी से संक्रमित हुआ था। तो मैंने खुद ने भी इस बीमारी को अनुभव किया है, और आप में से भी विद्यार्थियों, बहुत से लोगों ने जो है विद्यार्थियों ने इस बीमारी को, जो 1990 के आसपास जो पैदा हुए हैं, उससे पहले हुए हैं या, तो उन्होंने इस बीमारी को जरूर अनुभव किया होगा। तो चिकन पॉक्स जो है छोटी माता भी बोलते हैं, यह भी एक संक्रामक बीमारी है। किसके कारण होती है, वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होती है।
इससे भी पूरा शरीर प्रभावित होता है। जैसे बड़ी माता में होता था वैसे ही दाने होते हैं शरीर पर। इस बीमारी के जो दाने हैं उनमें खुजली भी चलती है, इचिंग भी होती है। चेहरे से, सिर से, छाती, पीठ से शुरू होकर शरीर के बाकी हिस्सों में जाते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में अपन देख रहे हैं कि इस तरह के होते हैं, बड़े नहीं होते, ज्यादा छोटे ही होते हैं, परंतु इनमें भी क्या होता है एक पानी भर जाता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होते हैं सूखने लग जाते हैं, पपड़ी में बदल जाते हैं लास्ट में। तो तरल पदार्थ, अब इसमें 3 स्टेज हो गई अपनी। सबसे पहले जो होगी वो रोगी को जो है वो दाने हो जाएंगे बीमारी से, जब इन्फेक्शन शुरू होगा लक्षण आने शुरू होंगे। उसके बाद वो तरल पदार्थ से भर जाएंगे, फिर सूख जाएंगे, बाद में पपड़ी धीरे धीरे वो क्या होते हैं हट जाते हैं। वही श्वसन तंत्र जो है इस बीमारी में भी होता है, जैसे खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त वगैरह, थकान, कमजोरी, बुखार, ये सारे सिम्टम्स इसमें होते हैं। और 10 से 15 दिन का समय जो है इसमें लगता है। थकान, सिर दर्द, ये रोग भी जो है वो जीवन में एक ही बार होता है। अगर एक बार हो गया तो आप में क्या होती है, जैसे सक्रिय प्रतिरक्षा, अपनी जो अभी अपन ने देखा था कि आपको नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, वो आपके शरीर में पैदा हो जाती है, जिसके कारण ये रोग जो दोबारा अपने शरीर में नहीं होता है। क्योंकि एक बार होने के बाद अपना शरीर जो है इस रोग के प्रति एंटीबॉडी डेवलप कर देता है। तो दूसरी बार जब होगा तो वो रोगाणु जो है, एजेंट है, वायरस, वो इतना प्रभाव इसमें नहीं दिखा पाएगा। तो एक ही बार होता है जीवन में। कई बार वयस्क होते हैं जब भी संक्रमित हो जाते हैं, इससे हो सकते हैं। चिकन पॉक्स जो है वो अत्यधिक संक्रामक बीमारी है, हवा के द्वारा भी फैलती है। वही जो स्मॉल पॉक्स के जो अपने फैलने के तरीके हैं वो के वही तरीके जो हैं अपने चिकन पॉक्स के हैं। जैसे आपका हो गया कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो मरीज के, इनडायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हो, जैसे उसकी वस्तुओं के द्वारा, या उसने किसी कुर्सी को छू लिया, किसी टेबल को छू लिया, या किस दरवाजे को छू लिया, खाने पीने के बर्तन है उसके छू लिया, तो उसके संपर्क में अगर आप आ रहे हो, उसके कपड़े हैं, बिस्तर है, तो आप में ये बीमारी फैल सकती है। आमतौर पर बच्चों में होता है, परंतु वयस्कों में हो सकता है। 95 के बाद जब टीका मिला अपन को 1995 में इस बीमारी का, उसके बाद इस रोग के केसेस जो है वो बहुत कम हो गए हैं। अब आमतौर पर जो है वो केसेस देखने को नहीं मिलते हैं, परंतु 1995 से पहले लगभग संभवतया हर बच्चे को बचपन में एक बार ये बीमारी जरूर होती थी, जिसको अपन कहते हैं ना कि बच्चे को माता जी निकल रही है। धार्मिक है, सम्मान करते हैं अपन उसका, परंतु साइंस रूप से जो है अपन देखें तो ये वायरल डिजीज है, वायरस के कारण होती है। अभी तक अनुमूलित नहीं हुई है, न संसार से न भारत से। होते हैं, परंतु अब जो है वैक्सीनेशन और इसके जो एक प्रोग्राम चलाया गया है उन्मूलन करने का, उस प्रोग्राम के कारण इसके केसेज में क्या हो गई, बहुत कमी आ गई है। आमतौर पर अब देखने को कम मिलते हैं। 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में जो है वो लाल और उभरे हुए दाने होते हैं। जो इसका पीरियड है, जो बीमारी का स्टार्ट टू फिनिश, उसको अपन 3 स्टेज में बांट लेते हैं। अपन अध्ययन की सुविधा से देख लेते हैं कि शुरुआत में जो है शुरुआत होगी वो क्या होगी, लाल दाने होंगे, उभरे हुए दाने होते हैं। फिर दूसरी स्टेज में क्या होगा, तरल पदार्थ से भर जाते हैं, छाले हो जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं, तरल पदार्थ उससे भर जाते हैं। 1-2 दिन बाद वो फूट जाते हैं तथा छालों पर क्या होती है, तीसरी स्टेज में लास्ट स्टेज होती है, उसमें पपड़ी जम जाती है। चिकन पॉक्स जो है आमतौर पर चेहरे और धड़, ये अपनी पीठ वगैरह, कंधे जो है उससे शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल जाता है। हाथ व पैर की उंगलियों में भी फैलता है, उनमें भी फैल सकता है चिकन पॉक्स। बचाव क्या है, वैक्सीनेशन। दूसरा, आपकी स्वच्छता बनाए रखना। अगर कोई रोगी अपने परिवार में हो गया है तो उसके संपर्क में आने से के सावधानियां बनाए रखना, आसपास अपनी स्वच्छता, बचाव के तरीके, उसकी जो चीजें हैं उनसे छूने के बाद आपके हाथों का प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना, आंखों में ना रगड़ें, आंखों को बचाएं, नाक को बचाएं, मुंह को बचाएं, तो इसका बचाव हो जाता है। अभी तक ये बीमारी जो है भारत से उन्मूलित नहीं हुई है। अब एक जो बीमारी है सन 2004 या 2 से लेकर 4 तक अपन ने इस बीमारी का खूब नाम सुना है, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर का मतलब होता है
गंभीर, एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, सीवियर मतलब गंभीर, एक्यूट का मतलब होता है तेजी से, तीव्र। रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र, तो ये बीमारी क्या है, श्वसन तंत्र जो है अपना शरीर का, उस तंत्र की एक गंभीर और तीव्र गति से होने वाली बीमारी है। क्या है, सार्स, श्वसन तंत्र की गंभीर रूप से तीव्र गति से होने वाली बीमारी है, उसको बोलते हैं अपन सार्स। ये भी एक वायरल डिजीज है, कोरोना वायरस जो है अपना उसके कारण होती है। अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि यार कोरोना बीमारी अपन ने पढ़ी, अभी अपन ने देखा 2020 से लेकर अभी तक भी चल रही है कोरोना डिजीज, तो वो एक कोरोना वायरस है, तो उसी की फैमिली जो है उसके परिवार का ही ये वायरस है। कोरोना का वायरस तो कोविड-19 था, और इसका कौन सा है, कोविड-1, सार्स कोविड-1 पहला वायरस, कोविड-1 वायरस जो है वो इस बीमारी के होने के लिए जिम्मेदार है। प्रभावित अंग क्या है, श्वास नली और फेफड़े, क्योंकि श्वसन तंत्र का रोग है तो संभवतया अपन जानते हैं कि जो अपने श्वसन तंत्र की जो अंग है, फेफड़े हैं, लंग्स हैं, श्वास नली है, अपनी ट्रेकिया, तो वो प्रभावित होते हैं। किलर निमोनिया भी बोलते हैं, साइलेंट किलर भी बोलते हैं इसको। 2002 से 2004 तक इस बीमारी का प्रभाव रहा था, उसके बाद अभी तक इस बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया है। यह बीमारी भी एक तरह से क्या थी, पेंडेमिक थी। क्या थी, पेंडेमिक। अपन ने देखा ही था कि एंडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक बीमारी के जो फैलने का, कवर करने का जो एरिया है, फैलने का जो अपना एरिया है, उसके आधार पर अपन ने बीमारियों की 3 कैटेगरी कर रखी है। वो है, एक तो है आपका एंडेमिक, दूसरा है आपका पेंडेमिक, और तीसरा है आपका एपिडेमिक। एपिडेमिक यानी महामारी। पेंडेमिक और एपिडेमिक दोनों का मतलब होता है महामारी। दोनों में अंतर क्या है, पेंडेमिक में जो है वो संसार के कुछ महाद्वीप हैं, उनके कुछ देशों में ही ये बीमारी फैली थी, इस कारण से इसको पेंडेमिक बोलते हैं। एंडेमिक का मतलब तो ये हो गया कि किसी देश, किसी राज्य, किसी जिले, किसी पंचायत, किसी गांव के एक हिस्से में अगर कोई बीमारी छोटे स्तर पर फैलती है, छोटे एरिया में फैलती है, उसको अपन बोलते हैं एंडेमिक। अगर किसी महाद्वीप या किसी एक से ज्यादा देशों में अगर बीमारी फैलती है तो उसको अपन बोलते हैं पेंडेमिक। और संसार के सभी देशों में लगभग 90 के ऊपर % देशों में अगर कोई बीमारी अपना रूप फैलाती है या फैलती है तो उसको बोलते हैं अपन एपिडेमिक। जैसे कोरोना महामारी थी, एपिडेमिक थी, तो सार्स भी क्या था, पेंडेमिक था, कई देशों में एक साथ फैला था, परंतु 2002 से 2004 तक ही फैला। उसके बाद ये बीमारी अभी तक इसका कोई रोगी जो है इस बीमारी से जो है संक्रमित नहीं हुआ है। लक्षण क्या है, अगर आपको हो गया तो बुखार, ठंड लगेगी, हेडेक होगा, शरीर में दर्द होगा, लगातार आपको हाई फीवर होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, गले में खराश होगी, दस्त भी हो सकती है और खांसी भी हो सकती है। मतलब श्वसन तंत्र अगर प्रभावित हो रहा है तो श्वसन तंत्र की जो सारी बीमारियां हैं अपनी, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, सारी चीजें होगी, तो वो लक्षण इस बीमारी के होंगे। 100 डिग्री से ज्यादा फीवर हो सकता है, ठंड लग सकती है, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, कभी कभी दस्त भी हो जाते हैं। 1 सप्ताह बाद जो है वो खांसी चलती है तो सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। खांसने, छींकने, बात करने से। विद्यार्थियों ये अपन को याद रखना है कि जो त्वचा से संबंधित रोग हो रहे हैं, जो श्वसन तंत्र से संबंधित रोग हो रहे हैं, वो सारे जो है आपके खांसने, छींकने, हाथों को से संक्रमित होंगे, या डायरेक्ट कांटेक्ट से या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से। तो ये भी श्वसन तंत्र का रोग है, तो क्या होगा, खांसने से होगा, छींकने से होगा, थूक दिया आपका, या आपने जो खांसा है उस दौरान जो है वो वायरस जो है हवा में फैल गए, उसी दौरान उस रेडियस में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति गुजरा है या उसके संपर्क में आ गया तो उसमें भी ये बीमारी हो जाएगी। तो नाक मुंह से निकलने वाले जो अपने स्पोर्ट्स हैं, छोटे पदार्थ होते हैं, एयर ड्रॉपलेट्स उनको बोलते हैं, हवा में फैल जाते हैं, कुछ दूरी तक वातावरण में फैल जाते हैं,
कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर वहां से गुजरता है तो वो क्या होंगे, वो व्यक्ति उससे संक्रमित हो जाएगा। व्यक्तिगत संपर्क से होगा, डायरेक्टली अगर आप पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आपको फैल जाएगा। दरवाजे के हैंडल, लिफ्ट के बटन, टेलीफोन आदि से, या वायरस वाली किसी चीज को छू लिया जैसे आंख, मुंह, नाक रगड़ने से। अगर अपन किसी ऐसी वस्तु के या पेशेंट के डायरेक्ट संपर्क में आ गए हैं, उसके बाद अपने हाथों को सैनिटाइज नहीं किया है और अपनी आंखों को रगड़ लिया, नाक को छू लिया, तो ये बीमारी के फैलने के चांसेस ज्यादा होंगे या उससे अपन संक्रमित हो जाएंगे। 2002 से 2003 तक दुनिया के कई देशों में फैली थी। फ्लू जैसे लक्षण थे इसके, जो फ्लू के लक्षण होते हैं वही लक्षण थे। 2004 के बाद कोई भी मामला जो है अभी तक संसार में इसका सामने नहीं आया है। अब विद्यार्थियों, अगली जो अपन डिजीज आज लेंगे वो है अपना बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू से नाम से संबंधित हो रहा है कि पक्षियों में होने वाली बीमारी है। ये बीमारी जो है वो ज्यादातर किसमें होती है, पक्षियों में होती है। पक्षियों के बाद जो है वो ये चांसेज हैं कि वो मानव में फैल सकती है या फैलती है। जूनोटिक डिजीज बोलते हैं इसको, क्योंकि जानवरों से, एनिमल से ह्यूमन में होने वाली बीमारी को अपन क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजूनोसिस। ये अपन ने पहले भी पढ़ा है जूनोसिस के बारे में, एंथ्रोपोजूनोसिस। जूनोसिस का मतलब क्या होता है कि जानवरों से अगर बीमारियां इंसानों में फैल रही है तो उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, जूनोसिस बोलते हैं। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, जूनोसिस बोलते हैं। जानवरों से इंसानों में होने वाली जो स्टेज है, अवस्था है, जो प्रक्रिया है, उसको जूनोसिस बोलते हैं। तो ये क्या होती है, जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। ज्यादातर ये क्या होती है, जो अपने पक्षी होते हैं, बर्ड जो है, उनमें ज्यादा फैलती है। जैसे कि मुर्गे मुर्गियों में ज्यादा होता है ये रोग। लक्षण क्या है इसके, छाती में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सर दर्द होता है, उल्टियां भी हो सकती है, खांसी भी हो सकती है, आपको दस्त भी हो सकती है और आपको बुखार भी हो सकता है। तो प्रिवेंशंस क्या है, खाना जो है उसको साफ सुथरा रखें। आधा पका हुआ, अधपका खाना है या कोई पोल्ट्री से संबंधित चीजें हैं, जैसे आपका मांस हो गया, मीट हो गया या आपके अंडे हो गए, आधे पके हुए उनको नहीं खाएं। और ज्यादातर जब बीमारियां जो है, अगर पक्षियों में उस टाइम पे ये बीमारियां फैल रही है तो उनको उससे जो उत्पाद है पशु पक्षियों के, जो उनको खाने से बचें। बचाव ये हो गया, एक हाथों को संक्रमित करते रहें, सैनिटाइज करते रहें, डिसइंफेक्टेड करते रहें, हाथों को बार बार हाथ धोएं। तो ये किसके कारण होता है, H5N1 वायरस जो है, जिसको एवियन फ्लू वायरस भी बोलते हैं, उसके कारण ये बीमारी होती है। आंख व फेफड़े, आंखों में गुलाबी आंखें यानी पिंक आइज, वो इसका एक इंपॉर्टेंट लक्षण है। पिंक आइज जो है वो एक महत्वपूर्ण लक्षण है इस बीमारी का, बर्ड फ्लू का, कंजक्टिवाइटिस जिसको बोलते हैं। तो आंख व फेफड़े जो है इस बीमारी से प्रभावित होते हैं। तो उसके लक्षण क्या रहेंगे, आपको बुखार आएगी, थकान होगी, खांसी होगी, आपके मांसपेशियों में दर्द होगा, गले में खराश होगी, उल्टी या दस्त, घबराहट हो सकती है, डायरिया होगा, नाक जो है बहेगी आपकी और सांस लेने में तकलीफ होएगी, डिस्निया जिसको बोलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो ये लक्षण इस बीमारी के होंगे। किसके कारण होती है, H5N1 वायरस जो है उसके कारण होती है वायरल डिजीज है बर्ड फ्लू। ज्यादातर जो है वो पशु पक्षियों में होने वाली बीमारी है, परंतु संभावना ये है कि मनुष्यों में भी ये रोग उसके कारण से होता है। जूनोटिक डिजीज है, आंखें और फेफड़े वो इससे प्रभावित होते हैं। बर्ड फ्लू आमतौर पर संक्रमित पक्षियों जो है मुर्गे मुर्गियों के संपर्क में आने से फैलता है। उनके मल से हो सकता है, थूक से हो सकता है, दूषित जो सतह है उनसे हो सकता है। बचाव के लिए संक्रमित पक्षियों के संपर्क से बचें, हाथों को बार बार धोएं, कच्चे या अधपके मीट या अंडे का सेवन करने से बचें। बर्ड फ्लू आमतौर पर पक्षियों जानवरों में फैलता है, परंतु कभी कभी वो इंसानों को भी हो सकता है। डायग्नोसिस क्या होता है, अगर ये बीमारी होगी तो
अगर आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अफेक्टेड हो रहा है, तो इसकी जो डायग्नोसिस करेंगे वो अपन गले के स्वेब यानी गले के थूक का नमूना है उसके द्वारा, या आंखों के द्वारा, आंखों को देख के, पिंक आईज, गुलाबी आंखें, ये इसका एक इंपॉर्टेंट लक्षण है। उसको देख के अपन क्या करेंगे, इसके पता लगाएंगे इस बीमारी का। तो बचाव अपन ने देख लिया, संक्रमण के तरीके अपन ने देख लिए, प्रभावित क्या होता है अंग, कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंखें और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है फेफड़े वो आपके प्रभावित होते हैं। कौन सा वायरस है, H5N1 वायरस, एवियन इन्फ्लुएंजा या एवियन वायरस भी इसको बोलते हैं। फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। आमतौर पर यह बीमारी जो है वो मुर्गे मुर्गियों में या पक्षियों में, जानवरों में ही होती है, परंतु संभावना होती है कि वो मनुष्य भी अगर उनके उत्पादों का सेवन करता है तो वो संक्रमित हो सकता है। तो ये हो गया अपना बर्ड फ्लू। अब अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, वो है अपना डेंगू। बहुत नाम सुना है, आपने भी सुना, मैंने भी सुना है, अपने समाज में कई लोगों से अपन ये नाम सुनते हैं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, जैसे ये सीजन खत्म होगा आपको ये देखने को मिलेगा कि डेंगू का प्रकोप, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति से आप ये सुनोगे वह उसको डेंगू हो गया, उसको डेंगू हो गया। तो डेंगू वास्तव में क्या है? डेंगू जो है वो एक प्रकार की वायरल डिजीज है। इस डेंगू को अपन क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर, ब्रेक बोन फीवर। अब अपने दिमाग में या अपन क्या जानते हैं कि डेंगू जो है वो किससे होता है? मच्छरों से होता है। तो अपन को ये पता नहीं कि ये वायरल डिजीज है, अपन क्या मानते हैं? मच्छर जो है उनसे होता है। तो मच्छर जो है वो इसका क्या है? वाहक है, कैरियर है। होती किससे? वायरल से। कौन सा वायरस है? अरबो वायरस बोलते हैं, डेंगू वायरस भी बोलते हैं। परंतु इसका जो कैरियर कौन है, वाहक कौन है? वो है मच्छर। एडिस एजिप्टी जो मच्छर है उसके द्वारा ये बीमारी होती है। तो अपना जो मानना है कि डेंगू जो है वो मच्छरों के द्वारा होता है, नहीं, डेंगू जो है वो वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा होती है। परंतु वाहक कौन है उस वायरस का? मच्छर है। तो मच्छर का बहुत बड़ा योगदान है इस बीमारी के होने में। यानी जब भी कोई मच्छर है, मॉस्किटो जो है अपना एडिस एजिप्टी, वो इस वायरस जो है, इस बीमारी के, डेंगू वायरस या अरबो वायरस है, उसको कैरियर करता है। यानी वेक्टर वाहक जो बीमारी इसको बोलते हैं, वेक्टर बोर्न डिजीज, वेक्टर बोर्न डिजीज उसको बोलते हैं। तो वेक्टर कौन है इसमें? एडिस एजिप्टी मच्छर। ये जब भी है हेल्दी पर्सन जो है, कोई अपना स्वस्थ मनुष्य, मच्छर जो है किसी संक्रमित व्यक्ति को काट के स्वस्थ मनुष्य को अगर काटेगा तो उसमें ये बीमारी फैलेगी। तो इसके वायरस किसमें है? वाहक कौन वाहक करता है, कौन कैरियर करता है? एडिस एजिप्टी मच्छर। कौन? डेंगू जो है वो कौन सी डिजीज है? अपनी वायरल डिजीज है। किस कारण होती है? अरबो वायरस, डेंगू वायरस के कारण। ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी जॉइंट है शरीर के, उन सब में जो है बहुत तेज दर्द होता है, बहुत तेज पेन होता है आदमी में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। जूनोटिक डिजीज है, जानवरों से मनुष्यों में या फैलने वाली बीमारी है। तो यह भी एक महामारी है, पेंडेमिक डिजीज है, जो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध के आसपास जो स्थित देश हैं उन देशों में ये बीमारी ज्यादा फैलती है। तो एक से ज्यादा देश इस बीमारी से प्रभावित हैं, इसलिए इसको अपन पेंडेमिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंडेमिक, महामारी। तो मादा जो फीमेल एडिस एजिप्टी मच्छर है, उस मच्छर की जो लार है उसमें जो है डेंगू के वायरस पाए जाते हैं। तो जब भी वो कोई डेंगू का मरीज है उसको जो है मादा एडिस एजिप्टी जो काटेगा, फिर अगर स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो वो उसका डेंगू का रोगी बन जाएगा। तो मच्छरों के काटने से ये बीमारी, ये वायरस फैलता है। लक्षण क्या होंगे? सर दर्द होगा, हाई फीवर होगा, जॉइंट पेन होंगे, मस्कुलर जो है रेसेज हो जाएंगे, आंखों में दर्द, वोमिटिंग, बोन पेन। यानी मुख्य लक्षण जो है इसका वो है आपकी हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द होना, एक आपका प्लेटलेट्स का कम होना, तथा एक स्टेज के बाद क्या होती है, जब प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो जाती है तब क्या होते हैं? आपके पूरे शरीर में खुजली चलने लग जाती है। ये महसूस किया होगा आप, समझ गए, या मेरे कई जो हैं वो इससे संक्रमित हुए होंगे। तो उनके जो लक्षण हैं इस बीमारी के वो अपन सबको पता है, अपन ने अनुभव उसका
किया है। हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, वायरल डिजीज है, एडिस एजिप्टी मच्छरों के काटने से फैलती है। ये बीमारी जो है उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जो देश है, जो एरिया है, उनमें ज्यादा होती है। अब डेंगू बुखार को जो है अपन वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं डेंगू को। पहला क्लासिकल डेंगू, एक सिंपल डेंगू जो होता है वो, इसकी अवधि 5 से 7 दिन की होती है। ठंड के साथ तेज बुखार आता है, फिर वो मांसपेशियों जोड़ों में दर्द होता है, आंखों के जो हैं अपनी आंखें उनमें दर्द होता है तथा शरीर पर जो है वो लाल रेशेज होते हैं, यानी लाल दाने इसमें भी हो जाते हैं, इनमें खुजली चलती है। तो ये हो गया अपना सिंपल डेंगू बुखार जो है, जिसका जो है गंभीरता ज्यादा नहीं होती है। दूसरा होता है अपना डेंगू हेमरेजिक बुखार, नाक व मसूड़ों से खून आना, सोच या उल्टी में खून आना। मतलब डेंगू के बुखार का एक प्रकार ऐसा भी है जिसमें आपके जो नाक है, मसूड़े हैं, आपकी जो उल्टी है, आपकी दस्त है, उनसे खून आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी प्लेटलेट्स जो है वो डाउन हो जाती है। प्लेटलेट्स क्या काम करती है? रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। तो जब भी आपकी प्लेटलेट्स कम होगी तो आपके ब्लड का जो है वो थक्का नहीं बनेगा। इस कारण से क्या होता है, आपके मसूड़ों से आपके सोच उल्टी में खून आ सकता है। इसको अपन बोलते हैं DHF, डेंगू हेमरेजिक फीवर। और डेंगू का एक गंभीर रूप जो होता है वो होता है डेंगू शोक सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं, जिसमें आदमी क्या होता है, शोक में चला जाता है, कोमा में चला जाता है। यानी रोगी का अत्यधिक बेचैन होना, ठंडी त्वचा, बेहोश होने की स्थिति और ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत कम हो जाता है तथा प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बहुत डाउन हो जाती है। तो इस बीमारी का जो मेन लक्षण क्या है वो है, एक तो हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर, एक प्लेटलेट्स का कम होना, एक जो है वो क्या होता है, आपके लाल रेशेज हो जाते हैं शरीर पर और उनमें खुजली चलना। तो इसका जो सिम्टम्स है डॉक्टर्स जो पता लगाते हैं वो किससे लगाते हैं, प्लेटलेट्स जो है उसका टेस्ट करा के, CBC जब कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें जो प्लेटलेट्स है वो कम हो जाती है। ये जो आप में से या अपने समाज के आसपास के परिवार में से जो रोगी बने होंगे डेंगू के, उनको ये पता होगा, क्योंकि एक दो दिन छोड़ के प्लेटलेट्स की जांच जो है डॉक्टर वो करवाते हैं कि वो कम हो रही है, बढ़ रही, कम हो रही, बढ़ रही है। तो मेन सिम्टम्स है वो प्लेटलेट्स का है डेंगू का। अब डायग्नोसिस जो है वो डेंगू का किस प्रकार करते हैं, कई प्रकार के जो टेस्ट हैं वो उपलब्ध हैं। इसका भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इस बीमारी का नहीं है, केवल सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट्स हैं वो अपन कर सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि वायरस जितनी भी बीमारियां हैं उनके कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स नहीं है, कोई उनकी दवाइयां नहीं है, केवल शरीर की प्रतिरक्षा, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन जिसको बोलते हैं, उसी के द्वारा अपन उसका बचाव कर सकते हैं, उस बीमारी से बच सकते हैं, या उनके जो लक्षण है, सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट्स हैं, उसको अपन कर सकते हैं। तो अब जो है इस बीमारी के डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट हैं वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, वो होते हैं, पहला एक टेस्ट होता है NS1 एंटीजन टेस्ट। एंटीजन अपन ने पढ़ा है, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन एजेंट होते हैं, रोग कारक होते हैं जो शरीर में प्रवेश करते हैं। उनके शरीर में प्रवेश करने या उनसे लड़ने के लिए ही एंटीबॉडी शरीर में बनती है। तो अपन ये क्या बोल रहे हैं, एंटीजन, NS1 एंटीजन। तो इसका टेस्ट जो होता है वो इसलिए कराया जाता है कि डॉक्टर ये देखता है कि ये जो एंटीजन है बॉडी में, अगर NS1 एंटीजन अगर बन गया है, इसका मतलब ये है कि आप डेंगू से संक्रमित हो गए हैं। एक टेस्ट ये होता है, किसी डॉक्टर ने ये टेस्ट करा लिया एंटीजन NS1, अगर ये एंटीजन इस नाम का एंटीजन अगर आपकी बॉडी में आता है टेस्ट कराने के बाद, इसका मतलब है कि आप डेंगू से संक्रमित हो गए हैं। ये जो है वो डेंगू के शुरुआती, यानी आपको अभी अभी डेंगू हुआ है उसको ये दिखाता है, ये जो टेस्ट होता है। एक टेस्ट होता है आपका IgM और IgB, इम्यूनोग्लोबिन M और इम्यूनोग्लोबिन G, ये एक प्रकार के क्या होते हैं, एंटीबॉडी। तो एक तो हो गया अपना एंटीजन टेस्ट, अगर आपके शरीर में NS1 एंटीजन मौजूद है इसका मतलब आप डेंगू से सब इन्फेक्टेड हो चुके हो। एक होता है आपका IgM और आपका IgG, इम्यूनोग्लोबिन M और इम्यूनोग्लोबिन G, ये एंटीबॉडी है। अगर डॉक्टर ये टेस्ट कराता है आपका
IgM और IgG का, इसका मतलब है ये एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं इसको। अगर ये दोनों एंटीबॉडी आपके शरीर में प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि आप डेंगू से संक्रमित हो चुके हो। कोई भी डॉक्टर अलग अलग टेस्ट करा सकता है या सारे भी करा सकता है। तो अगर एंटीजन NS1 करवाया, अगर ये आपके शरीर में मिल गए एंटीजन, तो आप डेंगू से संक्रमित हो। अगर आपको IgM और IgG जो टेस्ट कराया डॉक्टर ने, अगर ये दोनों एंटीबॉडी आपके शरीर में मिली, इसका मतलब भी आप ये है कि आप डेंगू से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो IgM और IgM जो ये दिखाता है अपन को कि आप अभी अभी डेंगू से संक्रमित हुए हैं, और IgG जो है वो आपको ये दिखाता है कि आपको कुछ दिन हो गए, डेंगू की बीमारी आपके शरीर में चलते हुए थोड़ा सा समय हो गया है। तो एक पुराना संक्रमण जो उसका बताते हैं। तो आपका डेंगू के कौन कौन से हो गए? एक तो एंटीजन टेस्ट हो गया, दूसरा हो गया एंटीबॉडी टेस्ट, तीसरा होता है RT-PCR टेस्ट। ये जो डेंगू का जो वायरस है उसके RNA का पता या DNA का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो RT-PCR टेस्ट होता है या वायरस के RNA का पता लगाने के लिए किया जाता है, तथा ये भी बीमारी का जो शुरुआती दौर है, जब बीमारी शुरू ही होती है, उसको दिखाता है। ये टेस्ट भी क्या है? उसी को दिखाता है अपने को। तो 3 टेस्ट हो गए। NS1 एंटीजन टेस्ट होता है, IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, और RT-PCR वो आपका RNA टेस्ट होता है। डॉक्टर इन तीनों में से कोई सा भी टेस्ट आपका करवा सकता है, या तीनों भी करवा सकते हैं। तीनों ही डेंगू बीमारी की, आपके शरीर में डेंगू वायरस की उपस्थिति को दर्शाने के लिए होते हैं, करवाते हैं। और अन्य कुछ टेस्ट भी हो सकते हैं, जैसे फाइब्रिनोजन का टेस्ट होता है, D डाइमर होता है, FDP होता है। तो ये जो है आपका रक्तस्रावी बुखार जो होती है, DHF, डेंगू हेमरेजिक फीवर जो होता है, उसके लिए जो है डॉक्टर इन टेस्टों को करवाता है कि आपके शरीर में कहीं ब्लड के थक्का जो है वो प्रॉपर रूप से जम रहा है या नहीं जम रहा है, यानी क्लोट जो है आपके वो प्रॉपर रूप से बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। तो ये टेस्ट भी अपन को करवा सकते हैं। तो ये भी अपन को याद रखने हैं कि डेंगू जो है उसका पता लगाने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं। NS1 एंटीजन टेस्ट, इम्यूनोग्लोबिन M और इम्यूनोग्लोबिन G एंटीबॉडी टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, और अन्य जो है वो फाइब्रिनोजन, D डाइमर और FDP टेस्ट। ये 4-5 प्रकार के जो टेस्ट हैं वो डेंगू का पता लगाने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, और तो ये जो है अपना डेंगू वो अपन ने पढ़ा। वायरल डिजीज है, ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। कौन सा वायरस है के कारण होता है? अरबो वायरस या डेंगू वायरस। वाहक कौन है? मच्छर। तो याद रखना है, आमतौर पर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो डेंगू है वो कौन से मच्छर जो है उसका कैरियर कौन है, डेंगू वायरस का कैरियर कौन है? तो एडिस एजिप्टी मच्छर जो है, मादा फीमेल एडिस एजिप्टी, वो जो है डेंगू के वायरस को कैरी करती है। सिम्टम्स अपने देख लिए। उसके बाद जो है प्रभावित, पूरा शरीर प्रभावित होता है आपका। तीसरा, उसका निदान किसे किया जाए, कैसे पता लगाया जाए? तो इसके लिए 4-5 प्रकार के टेस्ट हैं। एंटीजन टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट है, D डाइमर, FDP, या आपका जो है फाइब्रिनोजन टेस्ट है, ये होता है। मुख्य लक्षण क्या है? हड्डी तोड़ बुखार आता है, ठंड लगकर बुखार आता है, और आपकी प्लेटलेट्स है वो डाउन होती है, वो मेन सिम्टम्स है इसका, वो कम होती है। तथा उसके बाद जो है आपके रक्त का थक्का जमने में वो है परेशानी रहती है। जानलेवा बीमारी है, जान भी जा सकती है अगर ढंग से उपचार नहीं किया जावे तो। लास्ट में जब आपकी प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाती है तो क्लोटिंग बनने में दिक्कत आ जाती है। आपके बॉडी में क्या होता है? फ्लूइड जमा होने लग जाता है। दांतों से, मसूड़ों से, आपके दस्त में, आपकी उल्टी में भी ब्लड का स्त्राव हो सकता है। तो ये हो गया अपना डेंगू। तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में जो है अगली वायरस डिजीज के साथ अपन फिर मिलेंगे। जब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।